नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक की इस साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर और साथ में हमारे साथ इस सभा में जुड़ रहे हैं राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर। और राजदीप जो है वो चुनावों से पहले चूंकि तमाम राज्यों में दौरा करके आए थे और वहां की सियासी नब्ज अपने साथ लेकर आए थे, तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं हम उन पर राजदीप से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो राजदीप, सबसे पहले तो हम आपसे एक बिग पिक्चर समझना चाहते हैं कि पांचों राज्यों के जो एग्जिट पोल नतीजे आ रहे हैं, कुछ राज्यों के मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में थोड़े मिक्स नतीजे हैं, तेलंगाना में एक तरफा नतीजे हैं, तो ये जो बिग पिक्चर है इन नतीजों की वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए देखिए पहले तो ये एग्जिट पोल है। हम ये जान ले आज और संडे के बीच में बहुत कुछ बदल सकता है। ये केवल रुझान है इस समय। हम ये यानी अनुमान है, हम ये भी नहीं कह सकते रुझान है, ये अनुमान है। और आपने देखा होगा कि पहली बार इतना वेरिएशन मैं देख रहा हूं हर एग्जिट पोल में। आप मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ भी लीजिए और तेलंगाना में भी। हालांकि कुछ पोल्स कांग्रेस, सभी पोल्स कांग्रेस को नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन कुछ पोल्स कह रहे हैं वहां भी त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना है। यानी एक बात साफ है कि हर राज्य में बड़े कांटे की टक्कर रही है। केवल इंडिया टुडे एक्सिस पोल और चाणक्य कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है और बीजेपी की एक लहर एक तरह से है। बाकी जो पोल्स है ये दिखा रहे हैं कि हर स्टेट में बड़ी कांटे की टक्कर रही है। और जो अनुमान थे कि एंटी इनकम्बेंसी इतना होगा कि हर सरकार पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, वहीं ऐसा भी नजर आ रहा है कि कई जगहों में लोगों ने अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया है, उनके स्कीम्स पर विश्वास जताया है। तो ये बड़ा एक अजीब सा चुनाव है जो ये दिखाता है कि अब जो हमारी जो कन्वेंशनल लॉजिक थी कि किसी भी राज्य में अगर एक जगह में एक वो जो एक जमाना हुआ करता था एक तरफा चुनाव अब बहुत कम होते हैं। हर सीट पर लड़ाई होती है। इंडिपेंडेंट रेबल फैक्टर खास करके राजस्थान में उनका महत्व बढ़ सकता है। तो इस तरह से मैं देखता हूं एक बदलाव नजर आता है कि राज्य के चुनाव खास करके बड़े कॉम्पिटिटिव बन गए हैं। और एक तरफा चुनाव होने का जो एक परंपरा हुआ करती थी, वेव इलेक्शन, वो वेव इलेक्शन नजर नहीं आते। हालांकि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि बीजेपी, अगर हमारे एक्सिस पोल सही निकला तो 150 पार करती है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में मैं देख रहा हूं कांटे की टक्कर। आप क्या कहेंगे? एक नहीं, तो जी। मुझे लगता है कि चूंकि हमने पिछले हफ्ते ही राजदीप से बात की थी और तब भी राजदीप ने कहा था कि ये चुनाव बहुत मतलब इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो वही बात सामने आई है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल के आधार पे हम समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी या राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, खास करके इन दो राज्यों में ज़्यादा विवाद है। छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है लेकिन कांग्रेस को है। तो जो परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है वर्सेस ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में, तो वो ये है कि यहाँ पर तस्वीर बदलते हुए दिख रही है कि राजस्थान में कांग्रेस को एक मामूली सा एज है और मध्य प्रदेश में तो लग रहा है अगर दो जो बड़े पोल है जो विश्वसनीय पोल माने जाते हैं वो एक बहुत बड़ी बढ़त दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो लेकिन मैं वापस राजदीप ने जो बात कही थी, और चूंकि पिछले हफ्ते हमारी बातचीत हुई थी, तो राजदीप ने यह कहा था कि कोई गुस्सा नहीं है, मतलब चाहे गहलोत हो, चाहे शिवराज हो या बघेल हो, मुख्यमंत्री के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। और कमोबेश आप देखेंगे, अगर एग्जिट पोल में भी अगर आप देखेंगे जो इंडिया टुडे का भी आया है, तो हर जगह यही बात निकल के आई है कि भाई मुख्यमंत्री के प्रति कोई नाराजगी नहीं है या स्कीम से लोग खुश हैं। तो मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ रविवार को नतीजे आएंगे, तब तक हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमने बहुत सारे पिछले कई वर्षों में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल देखे हैं, लेकिन इतने अलग अलग ट्रेंड्स जो हैं, इतना वेरिएशन ट्रेंड में हमको पहली बार देखने मिल रहा है। तो यही खास बात है राजदीप की। अगर हम सबसे पहले अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में एक्सिस माई इंडिया जो है वो एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री दे रहा है, एवरेज आउट 150 से ऊपर निकल जाता है बीजेपी की तरफ। इसी तरह से चाणक्य भी जो है वो भी 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके अलावा 5-6 सर्वे ऐसे हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, इंडिया टीवी, CNX हो, जन की बात, न्यूज़ 24, माफ कीजिएगा, रिपब्लिक टीवी, ये तमाम सर्वे जो हैं
ये जो है या तो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं या फिर वहां पर कांग्रेस को एज दे रहे हैं। जैसे टाइम्स नाउ जो है वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है, अपर साइड पे देखिए एबीपी सी वोटर जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बना रहा है। तो ये इतना ज्यादा घालमेल क्यों नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर एग्जिट पोल में? देखिए सच बताए तो मुझे कुछ पोलस्टर्स पर सवाल है। उनकी जो जिस तरह से वो पोल करवाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बड़ी सैंपल साइज होती है, इस पर सवाल है। क्या हुआ है, फर्क क्या हुआ है कि पहले क्या हुआ करता था, एक जगह पे जब हवा चलती थी तो वो हवा उस कम से कम उस पूरे रीजन में चलती थी। अब हर रीजन में अलग अलग आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे, लोग कैंडिडेट्स की मजबूती देखते हैं, वहां कोई इंडिपेंडेंट है, रेबल मिलता है। अगर आप अपने सैंपल साइज को बारीकी से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है परेशानी होगी। रैंडम सैंपलिंग जो एक जमाने में हुआ करता था, जिससे आप वोट शेयर को लेके फिर अनुमान करते थे कि कितनी सीट शेयर आएंगी, वो एक सैंपलिंग की सिस्टम हुआ करती थी। पहले देखिए किस पार्टी को कितना वोट शेयर आ रहा है और उस हिसाब से आप उसे सीट शेयर में तब्दील करते थे। वो जमाना बदल गया है, अब आपको हर सीट में जाना पड़ता है। एक्सिस की खूबी जो है, जिसकी वजह से ये विश्वसनीय है, क्योंकि वो हर राज्य में जाता है, उनके पास वो साधन है, उनके पास वो लोग हैं जो हर सीट तक जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पोल्स केवल दिल्ली में बैठकर या केवल कुछ लोगों से बात करके अपनी पोलिंग करते हैं, उनको मुझे लगता है रैंडम सैंपलिंग में परेशानी होगी। क्योंकि अब पोल्स भी मैं कहूंगा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और साइंटिफिक होने चाहिए, जिसकी वजह से रैंडम सैंपलिंग नहीं चलेगा। आपको हर जगह में जाकर पोलिंग करनी पड़ेगी, आपका सैंपल साइज बहुत रोबस्ट होना पड़ेगा। इसी वजह से हमने तेलंगाना का पोल कल रोका था, क्योंकि देखिए तेलंगाना में एक दिन में आप जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन पोल के नतीजे देना बहुत खतरे की बात है। क्योंकि क्या आप जानेंगे शाम 6 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज कहाँ हुई है, और उसको सब टेबुलेट करके लोगों के सामने रखना आसान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कभी कभी पॉज बटन दबाना चाहिए। और क्योंकि कुछ चैनल मुझे लगता है पॉज बटन नहीं दबाते हैं, लेकिन केवल लोगों को, दर्शकों को लुभाने की कोशिश होड़ में लगते हैं, इसमें गलती हो जाती है। मैं अभी भी समझता हूं, और मैंने ये पिछले हफ्ते भी न्यूज तक पर कहा था कि मध्य प्रदेश में मुझे लगा बीजेपी आगे है। हाँ, मुझे नहीं लगा कि इतनी बड़ी लीड है जो हमारे एक्सिस पोल दिखा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का जो फैक्टर है जो इस पोल में भी आ रहा है वो बीजेपी की तरफ है, और इसका फायदा मुझे लगता है बीजेपी को हो सकता है। की संस्था कहती है मध्य प्रदेश के बारे में? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, और ये हमारे पूरे मीडिया के बारे में है कि हमारे मीडिया का जो रीच है वो महिलाओं के बीच में नहीं है। मतलब पूरे समाज में एक तरह से हम पुरुष प्रधान अभी भी बने हुए हैं। तो जो ये एक्सेस वाला जो पोल कह रहा है कि 10% की लीड है महिला और पुरुष वोटर के बीच में, मतलब बीजेपी को 50% महिलाएं वोट दे रही है जबकि कांग्रेस को 40% दे रही है। तो अभी भी जब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये पोल गलत है, अब ये हो सकता है गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि ये जो लाडली बहना या जो महिला वोटर है, इन तक मीडिया की पहुंच उतनी नहीं होती जितनी कि पुरुष वोटरों तक होती है या हमारी जो पूरी बातचीत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पोल सही साबित होता है तो ये वाली जो हमारी पहुंच है महिला वोटर्स के बीच में, क्योंकि हम पहुंच नहीं पाते हैं, और वही शायद एक कारण बनेगा कि लोग मध्य प्रदेश का चुनाव पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात नीरज, हम जून से बात कर रहे हैं इस साप्ताहिक सभा में, जब से कर्नाटक का चुनाव आया था, शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया और उसके बाद एक तरह से उनका कम बैक हुआ। और ये एमपी तक में भी हमने जो चौपाल की महिलाओं से बात की, बार बार एक ही बात आती थी कि भाई लाडली बहना जो है वो एक उसको लेकर वो होगा गेम चेंजर होगा। अब गेम चेंजर चूंकि कांग्रेस ने 1500 प्रॉमिस किए और शिवराज ने 1250 दे दिए, तो अब मुझे लगता है अगर जीत रही है बीजेपी तो शायद इसलिए जीत रही है कि भाई मेरे खाते में पैसे आ गए, आप कांग्रेस तो प्रॉमिस ही कर रही है अभी। जी बिल्कुल। राजस्थान पर आते हैं राजदीप। राजस्थान में मैं दर्शकों को बता दूं कि 200 सीटों की विधानसभा है और 101 सीट जो भी पार्टी ले लेगी वो सीधे तौर पर सरकार बना लेगी। हमारे सामने तकरीबन 10 एग्जिट पोल हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो अपर साइड पर कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और बाकी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजदीप, एक्सिस माई इंडिया
कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है राजस्थान में, अपर साइड में अगर हम देखते हैं, और यहाँ पर जो सी वोटर है वो बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। यानी मध्य प्रदेश के मुकाबले ये दोनों एग्जिट पोल आपस में फिर से एक दूसरे को का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि जो अदर्स हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं राजस्थान के रिजल्ट्स को? देखिए नीरज, आपको पता होगा पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव आखिरी दम तक ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा। आखिरी मुझे लगता है करीब रात को 11-12 बजे पता चला कि कौन आगे चला गया है। राजस्थान मुझे लगता है इस साल इसी तरह से चलेगा। बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है। अब वाकई अगर मैं कहूं किसी भी चुनाव इस बार कांटे की टक्कर है, वो है राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में केवल ये दो बड़ी पार्टियां नहीं है, इंडिपेंडेंट्स और रेबल्स जो हैं अक्सर राजस्थान में वो चुनाव उलट देते हैं, और उस उलट फेर में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इन दोनों पार्टियों को 100 सीट पहुंचने में। कांग्रेस के भी कुछ रेबल्स हैं, बीजेपी के भी हैं, और छोटी छोटी पार्टियां भी है, जो आरएलपी है हनुमान बेनीवाल की, वहां बीटीपी डूंगरपुर में है, ये 2-3 सीटें ले सकती है। तो राजस्थान में जो स्थिति नजर आती है, गहलोत जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी, एमएलए के खिलाफ नाराजगी जरूर थी, लेकिन वही जो वेलफेयर मेजर्स या आप उसे कैश हैंडआउट्स कहिए, रेवड़ी कहिए, जो भी कहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं, हमें दोनों अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान की खासियत क्या है, और गहलोत जी को भी हमारे पोल में 4% बढ़त है महिलाओं में, कि लोगों का भरोसा उन्होंने एक तरह से जीत लिया है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है जो हमें पैसा दे रहा है या स्कीम्स कर रहा है, चिरंजीवी हो राजस्थान में या लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो मध्य प्रदेश में, ये हमें फायदा पहुंचा रहे। इसलिए मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में जरूर नजर आई है, उसमें कहीं ना कहीं गहलोत जी ने उसे कम किया है। दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी ने कोशिश की, वो नहीं चली है हमारे पोल के मुताबिक, जितना बीजेपी को शायद अनुमान था। तीसरी बात, जो बीजेपी का कोई चेहरा एक तरह से नहीं था जिस पर लोगों का भरोसा हो, इसके लिए थोड़ा एडवांटेज गहलोत जी को मिला है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी भी ये कांटे की टक्कर है, गुज्जर वोट कहां जाता है और पूर्व राजस्थान में बीजेपी कितना नुकसान पहुंचा पाती है कांग्रेस को, जहां कांग्रेस की अच्छी लीड थी पिछले बार, ये तय करेगा कि कौन आगे रहता है। राजस्थान में इस समय दोनों पार्टियां एक रेंज में है, लेकिन ये भी हो सकता है बीजेपी 100 पहुंच जाए, या ये भी हो सकता है कांग्रेस 100 पहुंच जाए, या ये भी हो सकता है दोनों की गाड़ी 90-95 पर रुक जाए और ये इंडिपेंडेंट और रेबल जो है उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि एक बात तो साफ है कि जो वेलफेयर है, मतलब कह लो चुनाव जीते ना जीते, लेकिन जो रेवड़ी फ्रीबी जो भी कह लीजिए, उसका फ़ायदा उनको क्लियरली दिख रहा है। और पिछले 1 साल में जो उनके ब्रांड बिल्डिंग में कोशिश हुई और जो वेलफेयर स्कीम्स चली है, उसका फ़ायदा दिख रहा है, कम से कम जो इंडिया टुडे एग्जिट पोल दिखा रहा है। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि चुनाव के करीब आप ये सब कर लीजिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर ये फ़ायदा दिख रहा है। और हम छत्तीसगढ़ को भी जोड़ ले राजदीप, तो एक और ट्रेंड जो कम से कम ये तीनों राज्यों में दिख रहा है कि जो सरकार है वो वापस लौट रही है। मतलब ये इनकम्बेंट जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर ये पोल सही साबित होते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी एक ट्रेंड है कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी की बार बार बात होती रही है। हालांकि नीतीश कुमार और अलग अलग नेताओं ने इसको, ममता बनर्जी, अलग अलग केजरीवाल, सब ने इसको गलत साबित किया है। लेकिन अगर ये तीनों सरकारें लौट के आ रही है तो वापस एक तरह से सरकार में लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं। भले ही वो हम अलग अलग कारणों से गुस्सा देखते हैं, लेकिन लोग फाइनली, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर ये पोल सही साबित हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलिंद, आपकी बात सही है। और इसके साथ मैं ये जोड़ूंगा कि तीनों राज्यों में जो विरोधी पक्ष थे, अगर सरकारें वापस आती है, इसका मतलब है विरोधी पक्ष उस एंटी इनकम्बेंसी मूड को कैच नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि सरकार विरोधी भावना नहीं है, एमएलए विरोधी, खास करके एमएलए विरोधी, लेकिन क्योंकि उस मुख्यमंत्री में लोगों का भरोसा ज्यादा था। तीनों राज्यों में हमने देखा मिलिंद, और आपने भी ये बात कही कि उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी इतनी नजर नहीं आई जिससे लगे कि नहीं, इस सरकार को हटाना है, इस मुख्यमंत्री को हटाना है। और दूसरी तरफ किसी विपक्ष नेता में इतना भरोसा नजर नहीं आया। वो फिर क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं रखा, मध्य प्रदेश में हालांकि कमलनाथ थे,
लेकिन शायद वो शिवराज की तुलना में थोड़े कम पड़ते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसी को आगे नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जो रणनीति है, अगर ये चुनावी नतीजे सही साबित होते हैं, उसमें भी कहीं कमजोरी थी कि आप उस एंटी इनकम्बेंसी मूड को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में जी। क्योंकि एक तरफा सारे एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की सरकार की वापसी दिखा रहे हैं, तो या फिर महादेव ऐप जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार हुआ, वो सब नहीं चला आपके हिसाब से? नहीं, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक दो पोल्स है, वहां त्रिशंकु विधानसभा बता रहे हैं। आप देखिए जो 2018 में जो कांग्रेस की वेव थी, 3/4 बहुमत की जो वेव हुई, वो तो कम होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का तो प्रभाव हुआ है। ट्राइबल एरिया में जिस तरह से एक नाखुशी नजर आई, वहां भी छोटे छोटे दल भी अपने आप अरविंद नेतम की पार्टी जो आदिवासियों की हिमायत करती है, वो एक तरह से वहां भी उन्होंने शायद कांग्रेस को बस्तर में थोड़ा बहुत डैमेज किया है। करप्शन के एलिगेशंस की वजह से रायपुर और जो शहरी इलाकों है वहां थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो लगा था 6 महीने पहले की आसानी से जीत होगी बाघेल थी, वहीं बीजेपी ने कमबैक किया है। वहीं 6 महीने पहले कमलनाथ आसानी से जीतेंगे, वहां शिवराज ने कमबैक किया। वहीं 6 महीने पहले अशोक गहलोत लगा था कि हार सकते हैं, उन्होंने कमबैक किया है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी आप ये जानिए, मुझे जो संभावना है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन इतनी भी आगे नहीं है कि पूरी तरह से संतुष्ट होकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की ही बहुमत की सरकार बनेगी। ये भी हो सकता है कि कुछ 5-10 सीटों की बहुमत मिले, जिसकी वजह से सरकार जो 2018 से 13 बिल्कुल 23 तक स्थिर थी, इस बार एक अस्थिरता होने की भी संभावना आप रूल आउट नहीं कर सकते। वहां भी एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन शायद उसको भी बीजेपी पूरी तरह से अंत तक कैपिटलाइज नहीं कर पाई। आपकी नहीं, तो मुझे यही कहना नीरज कि जो एक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी कह रहे हैं, वो कांग्रेस को बहुत स्लाइट एज दे रहे हैं। और छोटे राज्यों में आम तौर पे हमने देखा है कि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, क्योंकि सैंपल बहुत मुश्किल, मतलब छोटा होता है और उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। पर यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बस्तर के बारे में इंडिया टुडे के पोल में बात कही गई है कि बस्तर में बीजेपी ने गेन किया है। अगर आपको याद होगा, पिछली बार जो पहला फेज था, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती जी। और इस बार हमको चूंकि 12 ही सीटों का हमने आकलन कल देखा जो इंडिया टुडे वाला था, कि 6 सीटें बीजेपी ने गेन कर ली है। लेकिन जो आश्चर्य की बात यह है कि जो बाकी छत्तीसगढ़ है वहां पर कांग्रेस अच्छा कर रही है इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल के हिसाब से। तो ये बहुत कांटे का मुकाबला होगा। राजदीप ने जैसे कहा कि भाई ये त्रिशंकु भी हो सकता है, और भूपेश बघेल के लिए भी ये मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो बहुत 50 के ऊपर नहीं गए तो जो सिंहदेव बाबा है वो भी अपना दावा मुख्यमंत्री पद के लिए ठोक सकते हैं, और अस्थिरता भी सरकार में रह सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस के आंतरिक विरोधाभास। जी, एक छोटी सी टिप्पणी छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है जो किसानों के लिए जो स्कीम्स किए गए, उसमें कुछ हद तक लोगों को वाकई पैसे मिले हैं। और अगर बाघेल जी फिर से लौटते हैं, ये बड़ा कारण होगा कि अंत में किसानों ने, और वो किसान राज्य है, किसानों ने अभी भी उन पर विश्वास जताया है। ये मुझे लगता है ये जो विश्वास वर्ड है, जिन नेताओं पर विश्वास है, वो शायद फिर से लौट आएंगे। बिल्कुल। तेलंगाना की बात करते हैं राजदीप। सबसे मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प जो केस है वो तेलंगाना का ही है। कांग्रेस पार्टी जो 2 महीने पहले नंबर 3 की पार्टी 3 महीने पहले कह रहे थे, अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बना सकती है कई एग्जिट पोल के मुताबिक। तो तेलंगाना में कांग्रेस की इस वापसी की क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, एक नीरज मैं कहूंगा जरूर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 उभर कर आ सकती है तेलंगाना में, लेकिन क्या उनको स्पष्ट बहुमत मिलेगी या 50-55 पर उनकी गाड़ी रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है तेलंगाना में। क्योंकि वहां भी एमएलए के खिलाफ जरूर गुस्सा था, जिसका थोड़ा बहुत फायदा जरूर कांग्रेस को हो रहा है, लेकिन केसीआर जो व्यक्ति है उसकी अभी भी एक कनेक्ट है लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ। तो मैं अभी गारंटी से ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की ही सरकार तेलंगाना में बनेगी। हालांकि मैं समझता हूं कर्नाटका के बाद कांग्रेस को एक तरह से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, एक मोमेंटम कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने वहां बड़ा अच्छा कैंपेन चला है। केसीआर की जो कमजोरियां है, खासकर की परिवारवाद हो या
करप्शन जो एमएलएस का है उसको हाईलाइट करने में कांग्रेस काफी कामयाब रही है। लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी वोट जो वहां है वो दो तरफा बंटता है? बीजेपी को अगर 10-12% भी वहां मिलते हैं तो वो किसका वोट ले रहे हैं, ये बड़ी बात होगी। और इस बात पर मुझे लगता है ये चुनाव निर्भर होगा, खास करके उत्तर तेलंगाना में। तो हाँ, कांग्रेस जरूर एंटी इनकम्बेंसी का प्रमुख दावेदार बनकर नंबर 1 पार्टी उभर कर आ सकती है, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस की बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी, इस पर हालांकि कुछ पोल्स ये कह रहे हैं, मैं अभी भी थोड़ा हिचक रहा हूं ये कहना कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत आएगी। अभी भी ये भी एक कांटे की टक्कर होने वाली है, जिसमें ये कहना कि किसी पार्टी को बड़ी बहुमत मिलेगी आसान बात नहीं है। केसीआर भी एक मजबूत नेता है। मिलिंद जी, केसीआर चूंकि एक महीने पहले तक जो भी घूमकर आ रहा था तेलंगाना, वो यही बात करते थे कि केसीआर की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हर वर्ग में इतनी ज्यादा उनकी डिलीवरी है कि केसीआर को शायद हटाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस बाजी पलटती हुई क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, एक तो मैं पहले जो राजदीप ने बात कही उस पर मतलब ये विडंबना देखिए कांग्रेस जो है वो केसीआर पे परिवारवाद का आरोप लगा रही है और वो चिपक भी रहा है। मतलब ये मजे की बात है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है कि परिवारवाद दूसरी पार्टी पर। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजदीप ने कहा कि अगर वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर रुक जाती है, तो जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी ओवैसी ये इस मौके की तलाश में है कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में को बाहर रखने के लिए बीजेपी केसीआर को भी समर्थन कर सकती है, ओवैसी के साथ में भी, मतलब भले ही अंदर बाहर से जो भी है, लेकिन मतलब कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो उसको स्पष्ट बहुमत लाना पड़ेगा। अदरवाइज उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि वहां कांग्रेस की सरकार बने। तो और जो आखिरी बात आपने कही कि भाई ये वेलफेयर स्कीम्स जो है वो नहीं चली है, तो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अगर आपने तेलंगाना के सेंटीमेंट पर 10 साल बुला लिया आपने उस राज्य को बनाने के नाम पर, तो वेलफेयर और आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि आप मतलब सेकुलर है या नहीं है, कोई आप सिर्फ वेलफेयर कर रहे हैं, तो वो आपको इसलिए चैलेंज मिल रहा है वहाँ पर तेलंगाना में। तो वेलफेयर की भी लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो फायदा दे रहा है और अगर यहाँ नहीं चल रहा है, तो ये भी एक पक्ष है कि भाई इसके भी एक लिमिटेशन है कि आप कितना उसको चला सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमको तेलंगाना में नतीजों का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, तो तेलंगाना में भी वही हाल है कि एक बार यहाँ भी कांटे की टक्कर है और नतीजों का इंतजार करना होगा। मिजोरम पे भी एक राजदीप आपकी टिप्पणी, हालांकि आपने ट्वीट किया था कि आपको अफसोस है कि आप मिजोरम नहीं जा पाए घूमने अपने चुनावी दौरे पर, लेकिन फिर भी एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो तो सीधा सीधा नई पार्टी ZPM को एक तरफा बहुमत दिखा रहा है। देखिए वहां तो बदलाव नजर आता है जी, ऐसा लगता है ZPM वहां की आम आदमी पार्टी बन गई है कि दोनों बड़ी पार्टियों से एक जो MNF है, जो वहां की रीजनल पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, और कांग्रेस, दोनों से लोग उब गए हैं और कह रहे हैं तीसरी शक्ति को एक तरह से चांस देते हैं, नई शक्ति को देते हैं। देखिए छोटे राज्य में ये कभी कभी हो जाता है कि लोग कहते हैं यार चलो ट्राई करते हैं किसी और को, तो वहां नजर आता है वाकई, अगर आप कहें किसी राज्य में नजर आता है एक्सिस के मुताबिक कि वाकई एक सत्ता परिवर्तन होने जा रही है, वो है मिजोरम। ये एक छोटा राज्य है लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है कि लोगों ने कहा है कि चलिए किसी और को ट्राई करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जो जिसका सबको इंतजार है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का नतीजा 2024 के लोकसभा चुनावों पर क्या पड़ेगा, जो लगातार हम पिछले कई महीनों से जिस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन नतीजों के चश्मे से हम 2024 के नतीजों की क्या तस्वीर देख सकते हैं? अब मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला। सच बताएं कि हर राज्य अपनी तरफ जाता है, अपनी दिशा में जाता है, केंद्र का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। बस इतना है कि अगर इन 5 राज्यों से में कांग्रेस कम से कम 2 या 3 जीतता है तो मोमेंटम कांग्रेस को मिलता है कि मैं कम से कम प्रमुख विरोधी दल लेकर मोदी जी को चैलेंज दे सकते हैं, भाजपा को। लेकिन अगर कांग्रेस एक ही राज्य जीतता है तो मुझे लगता है, आप देख लीजिए, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और इंडिया अलायंस में बाकी जो दल है वो हावी होंगे। तो इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स से मैं इसे महत्वपूर्ण चुनाव देखता हूं।
बीजेपी के लिए मैं ज्यादा इस चुनाव में मोदी जी के इलेक्शन पर ज्यादा इसका मुझे नहीं लगता असर होगा। 2024 एक बिल्कुल अलग चुनाव होने वाला है। 2024 को लेकर आपकी टिप्पणी इन मेरी टिप्पणी जो हमेशा रहती है कि ये 2023 का फाइनल है, ये सेमीफाइनल नहीं है 2024 का। वो अलग चुनाव है, ये अलग चुनाव है, जैसे कि राजदीप ने कहा। सिर्फ मेरा एक ही ये कहना है इसमें कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो ये कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज होगा। इसका मतलब कतई ये मत मानिए कि कांग्रेस सत्ता पलट सकती है, लेकिन हमने जो देखा कि जो उत्तर भारत या हिंदी भाषी राज्य है वो अगर बीजेपी के खिलाफ राज्यों में मतदान भी करते तब भी वो केंद्र में वापस बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी फिर भी नज़र ये रहेगी कि अगर कोई इम्पैक्ट पड़ना है तो तेलंगाना का जो नतीजा होगा उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर कर्नाटक से कांग्रेस तेलंगाना जा सकती है तो उड़ीसा भी पास में, जहां अगले साल चुनाव है, आंध्र प्रदेश भी है, तो एक आगे बात बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने एग्जिट पोल के ये नतीजे और इनका विश्लेषण देखा, लेकिन जैसा कि राजदीप ने कहा कि अभी तकरीबन सब जगह कांटे की टक्कर है और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो उस दिन हमें और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी। न्यूज़ तक पर 3 दिसंबर को सुबह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की लाइव कवरेज देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। राजदीप सरदेसाई, मिलिंद खांडेकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।